गुड मॉर्निंग एवरीवन। और इस नए सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू सॉल्व पैसेज। मैंने यहां लिखा है पैसेज सॉल्व करने का सरल और सटीक तरीका। जो भी क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा, प्रत्येक दिन एक वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पर। सीटेट एग्जामिनेशन 2022 के प्रीवियस ईयर पैसेजेस होंगे और आज जो पैसेज मैं देने जा रहा हूं वह 2021 में पूछा जा चुका है। हाउ टू सॉल्व पैसेज ऑफ सीटेट एग्जामिनेशन 2022, यानी 22 के प्रिपरेशन के लिए आप बनाने जा रहे हैं 21 के क्वेश्चंस को। चलिए फर्स्ट पैसेज सॉल्व करते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। कंप्लीट द स्टेटमेंट्स दैट फॉलो विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। यानी या तो क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है, नहीं तो स्टेटमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, पढ़ करके उन्हें आपको कंप्लीट करना है। क्या करें पैसेज सॉल्व करने के लिए? सबसे बेसिक बात है, सबसे आसान तरीका है। सारे शिक्षक बताते हैं कि सबसे पहले आप 1 2 3 क्वेश्चन जितना आप अपने माइंड में रख सकें, आप इतना भी ज़्यादा न पढ़ लें कि आपके दिमाग में प्रश्न न रह पाए। पहले 1 2 क्वेश्चन पढ़ लें और पढ़ करके उसे दिमाग में रखने की कोशिश करें। फिर आप पैसेज को पढ़ें और जहाँ लगे कि ये क्वेश्चन से टैली कर रहा है उसे एक बार देख करके क्लियर कर लें और आंसर उसी समय बना लें। इस तरह से आपको होती है सुविधा, वरना आपको पढ़ना पड़ेगा दोबारा और टाइम लग जाएगा अधिक। तो आइए सबसे पहले हम 1 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द राइटर ऑफ द आर्टिकल इज, यानी जो आर्टिकल आपके सामने है, जो लेख आपके सामने है, इस लेख के राइटर जो हैं, ऑथर जो हैं, वे क्या हैं? बायोलॉजिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं, हनी कलेक्टर हैं और बी कीपर हैं। ये एक प्रश्न आपको बताना है कि लिखने वाला व्यक्ति क्या करता है, क्या कर रहा है, पोस्ट क्या है उसका। सेकंड क्वेश्चन है, द टॉपिक डिस्कस्ड हियर इन, यानी इस पैसेज के अंतर्गत, इस आर्टिकल के अंतर्गत जिस विषय वस्तु की चर्चा हुई है वह क्या है। यानी आपको ध्यान देना होगा कि किस बात पर चर्चा की जा रही है और वही आपका टाइटल होगा, शीर्षक होगा, वही आपका टॉपिक होगा। 2 बातें। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन तब बनते हैं जब आप पैसेज को भली भांति पढ़ लें, समझ लें, दिमाग में रख लें। आइए 3 क्वेश्चन हमने देखा, ये तो खैर ना के बराबर हुआ, लेकिन पहले 2 क्वेश्चन बहुत इजी हैं, तो शुरू करते हैं। वर्ड फॉर वर्ड एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस ऑफ द गिवन पैसेज। Our giant water tower was home to some big and menacing honeybee colonies. Our giant water tower, एक वाटर टॉवर की बात हो रही है जो जैंट है। जैंट का शाब्दिक अर्थ राक्षस होता है, दैत्य होता है, जिसे हम वैम्पायर कहते हैं, इम्प कहते हैं दूसरे शब्दों में। लेकिन यहाँ जिस जैंट की चर्चा हो रही है वह राक्षस और दैत्य नहीं है, यह बिग के अर्थ में आया है, ह्यूज के अर्थ में आया है, बड़ा। आवर जैंट वाटर टावर वाज होम, यह घर था किनका? टू सम बिग एंड मिनेसिंग हॉनी बी कॉलोनीज, यानी हॉनी बी जो होते हैं उनके बहुत सारे हाइव्स इस वाटर टावर पर लगे हुए थे और वे बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर घर बना करके रहा करते थे। कहाँ पर रहते थे वे? वाटर टावर के ऊपर। अब एक शब्द मिला मिनेसिंग। मिनेसिंग मिनेस वर्ब से बना है और मिनेस नाउन तथा वर्ब दोनों का काम करता है। जब यह नाउन का काम करता है इसका अर्थ होता है खतरा, धमकी, और यह जब वर्ब का काम करता है तब इसका अर्थ होता है खतरा उत्पन्न करना या धमकी देना। तो मिनेसिंग जो है यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि हॉनी बी को क्वालिफाई कर रहा है। एग्जामिनेशन में जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं सीटेट के अंतर्गत इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिसमें लाइंस में कुछ शब्द को या किसी खास वर्ड को अंडरलाइन या बोल्ड कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा फंक्शन के आधार पर यह नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। बहुत इजी ट्रिक मैं आपको दूंगा जिससे ये भी सॉल्व कर लेंगे आप। हॉनी बी के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव न सिर्फ इंफॉर्मेशन ऐड करता है बल्कि मॉडिफाई और
क्वालिफाई करने का काम भी करता है। यहाँ यह इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है कि वो हनी बी का जो कॉलोनीज है, जो उनके छत्ते हैं, जो उनके हाइव्स हैं, वो मिनेसिंग हैं, यानी उनसे लोग डरते हैं, उनसे लोग भय खाते हैं। वी मेड ऑल एफर्ट्स टू गेट रीड ऑफ देम। हम बहुत प्रयास किए, सारे प्रयास कर लिए। टू गेट रीड ऑफ देम, टू गेट रीड ऑफ याद करने की चीज है। टू गेट रीड ऑफ मीन्स होता है से छुटकारा पाना, यानी किस चीज से ये छुटकारा पाने की कोशिश किए। तो जो हनी बी थे, हनी बी की जो कॉलोनी थी, इससे वहां के लोग छुटकारा पाने की कोशिश किए। क्यों? फॉर द सेफ्टी ऑफ द ह्यूमन रेजिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी, क्योंकि इनके मोहल्ले में, कॉलोनी का दो अर्थ, कॉलोनी मतलब समूह भी होता है और कॉलोनी मीन्स मोहल्ला भी होता है, और कॉलोनी ऑफ बीज, कॉलोनी ऑफ बीज मतलब हो जाएगा मधुमक्खियों का समूह। तो जो इनके मोहल्ले में रहने वाले लोग थे, रहने वाले निवासी थे, उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से इन लोगों ने कोशिश किया, जो भी संभव था, जो प्रयास ये कर सकते थे, इन लोगों ने प्रयास किया उनसे निजात पाने का, उनसे छुटकारा पाने का। एफर्ट्स मीन्स होता है प्रयास। इंड्योवर, अटेम्प्ट इसका सिनोनिम होगा। हनी कलेक्टर्स वर इनवाइटेड। अब कैसे निजात पाएं, इसके लिए इन लोगों ने इनवाइट किया हनी कलेक्टर्स को, जो मधु को कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं, उनको इनवाइट किया गया, बुलाया गया। बट वर ओनली एबल टू डिस्ट्रॉय अ फ्यू हाइव्स। सारे कॉलोनीज उनके जो थे, जितने उनके हाइव्स थे, सबको इन लोगों ने डिस्ट्रॉय नहीं किया। इन लोगों ने अ फ्यू को, यानी कुछ को, अ फ्यू मतलब सम होता है, यह पॉजिटिव होता है, फ्यू नेगेटिव होता है। तो अ फ्यू हाइव, सारे जो मधुमक्खियों के छत्ते थे, उनको इन लोगों ने डिस्ट्रॉय नहीं किया, कुछ को, कुछ हाइव्स को ही ये केवल डिस्ट्रॉय किए। एक्चुअली दे नेवर विश टू गेट रीड ऑफ ऑल द हनी ट्रीज। हनी वॉज देयर, अब यहां फुल स्टॉप चाहिए। हनी वॉज देयर लिवलीहुड। क्यों? उन लोगों ने सभी ट्रीज, जो ट्रीज वहां पर पेड़ था, उन सभी को इन लोगों ने नष्ट क्यों नहीं किया? हाइव्स उन पर लगे हुए थे। यदि सारे हाइव्स को ये नष्ट कर देते तो इनकी आजीविका के ऊपर खतरा आ जाता। हनी कलेक्टर्स अपनी आजीविका को बरकरार रखना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने सभी हाइव्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया। ऐसे प्रश्न आप निकालना शुरू करेंगे तो पैसेज पर आपकी पकड़ बन जाएगी। क्यों नहीं किए? क्योंकि वह उनका आजीविका है ना, लिवलीहुड है। अपनी आजीविका के साथ कौन खिलवाड़ करना चाहेगा? इसलिए वे कुछ को डिस्ट्रॉय कर दिए गए क्योंकि बुलाए गए थे, और कुछ को उन लोगों ने छोड़ दिया। Whenever we saw that honey collectors in their lawn dhoti, jute ropes, leaf baskets and flaming torches, जब कभी, whenever जब कभी हम लोग देखते थे किसको? हनी कलेक्टर्स को। कैसे होते थे वे? तो उनका जो पोशाक होता था वो लोयन धोती, लोयन धोती वो पहनते थे। जूट का रोप, रस्सी उनके हाथों में हुआ करता था, और लीफ बास्केट, पत्तियों से बना हुआ टोकरी वे लिए चलते थे। एंड फ्लेमिंग टॉर्चेज, उनके जो टॉर्च होते थे फ्लेम वाले होते थे। तो जब कभी हम इन्हें देखते थे, द चिल्ड्रन वुड रन होम, बच्चे भागे भागे अपने घर जाते थे। फॉर फियर ऑफ द बीज, इसलिए भागते थे बच्चे। बच्चे क्यों भागते थे? क्योंकि वो जानते थे कि अब जब ये मधु एक्सट्रैक्ट करेंगे तो बहुत सारे बीज जो है वो इधर उधर उड़ेंगे। अब ये बच्चे डर जाते थे और डर के मारे वहां से भागते थे। एंड हेल दी हनी कलेक्टर्स फॉर देयर ब्रेवरी, अब बच्चे डर के मारे भागते थे लेकिन ये प्रशंसा करते थे। हेल मीन्स प्रशंसा करना, हेल मीन्स जय जयकार करना। हेल द किंग, राजा की जय हो। हेल द किंग आप सुने होंगे। तो हनी कलेक्टर्स की बड़ी प्रशंसा करते थे ये। क्यों? क्योंकि इनके नज़र में वो बड़े बहादुर थे, उनकी बहादुरी के लिए वे उनकी प्रशंसा करते थे। फ्रॉम आवर बालकॉनीज, यानी ये खुद बच्चे थे जब कि ये बात है, तब ये ऑथर जो हैं, ये राइटर जो हैं, ये खुद बच्चे थे अपने बालकनीज में जाकर के, और वहाँ से ये उन्हें देखते थे और उनकी काफ़ी हेल करते थे। फॉर मी एज अ किड, चूँकि मैं एक किड था उस समय, बीज डिडंट बिलोंग टू द अर्बन इन्वायरमेंट, मेरा यही मानना था कि बीज जो है अर्बन इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं, ये रूरल इन्वायरमेंट में। अर्बन का अपोजिट वर्ड रूरल होता है।
डिकेड्स लेटर, बच्चे थे उसके कई वर्षों के बाद, एक डिकेड में 10 वर्ष होता है, यहाँ डिकेड्स कहा जा रहा है। डिकेड्स लेटर यानी कई दशक के बाद, लेटर लेट का कॉम्परेटिव डिग्री है। 1000 किलोमीटर्स फ्रॉम द वाटर टैंक, वाटर टैंक जिसकी चर्चा शुरू में की गई, ह्यूज वाटर टैंक था जिस पर हाइव्स लगे हुए थे, वहां के अगल बगल जो कुछ पेड़ थे उस पर भी हाइव्स लगे हुए थे। 1000 kilometers from the water tank, I accompanied honey collector deep into the forest suits. अब एक समय की बात है, 1000 किलोमीटर वाटर टैंक से दूर इन्होंने एकम्पेनी दिया, साथ साथ जाना। एकम्पेनी होता है किसी के साथ जाना या साथ देना, एकम्पेनी दो अर्थों में यूज होता है। ये गए, इनके हनी कलेक्टर्स के साथ गए डीप इनटू द फॉरेस्ट सूट्स, यानी फॉरेस्ट के काफी भीतर, काफी भीतरी रीजन में ये प्रवेश किए। किनके साथ गए? ये हनी कलेक्टर्स के साथ गए। अभी तक पता नहीं चला कि ऑथर खुद क्या हैं। क्लाइंबिंग अप द ट्रीज प्रोटेक्टेड बाय द बी सूट, क्लाइंबिंग अप द ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, क्लाइंबिंग अप द ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ करके, प्रोटेक्टेड बाय द बी सूट, ऐसा कपड़ा पहन करके जिससे बी का कोई असर, जिस पर बी का कोई असर ना हो, ऐसा सूट वे, वैसा लबादा, वैसा पोशाक वे पहने हुए थे जिस पर बी के डंक का असर ना हो। द कलेक्टर्स सेट टू द टास्क, कलेक्टर्स काम में लग गए। सेट टू द टास्क, सेट टू द टास्क, काम में लग जाना, काम में लग गए। दे एक्सट्रैक्टेड द हनी, काम क्या किए? उन्होंने हनी को एक्सट्रैक्ट किया, हाइव्स में से हनी को उन लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया। हनी चैम्बर, लिविंग द हाइव इंटैक्ट, देखिए कितनी चालाकी से उन लोगों ने काम किया। हनी का जो चैम्बर था वहां वे गए, उसी को हाइव भी कहते हैं, हनी चैम्बर को, वहां तक उनकी पहुंच हुई, उसमें से हनी को एक्सट्रैक्ट कर लिए, निचोड़ लिए, निकाल लिए, लेकिन इन्होंने अछूता छोड़ दिया। इंटैक्ट मीन्स अनटच्ड होता है, अछूता, हाइव को ये अछूता छोड़ दिए ताकि वो अगर बचा रहेगा तो पुनः यहां से हनी उन्हें प्राप्त होगी, इसलिए उन लोगों ने उसे अछूता छोड़ दिया, इंटैक्ट। अब किताब में बहुत गड़बड़ियां हैं, किताब से मैं ये लिया हूं और उसमें बहुत गड़बड़ियां हैं, बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, जो संभव हो पा रहा है मैं करेक्ट कर रहा हूं। यहां भी कुछ गड़बड़ी दी गई थी। A few days before the extraction, a few days before the extraction, अब एकाएक वो आए और एक्सट्रैक्ट कर दिए, नहीं, एक्सट्रैक्शन के कुछ दिन पहले, a few days before the extraction, यानी मधु निकालने के कुछ दिन पहले, they had inspected the hives to select those that looked full or healthy, ensuring that honey extraction doesn't damage the hives. सभी हाइव्स में से आकर के उन लोगों ने मधु को नहीं निकाल लिया, वे लोग उसको पहले वे इंस्पेक्ट कर लिए, वे जांच पड़ताल कर लिए उन हाइव्स का, और इन लोगों ने सेलेक्ट किया कि किन किन हाइव्स में से मधु निकालना है, और उन्हीं में से इन्होंने निकाला जो फूल थे और हेल्दी थे, यानी जिनमें मधु भरा हुआ था, मधु से फूल था, उसी हाइव्स को इन लोगों ने टच किया। एंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, एंश्योर शब्द है, वर्ब का काम करता है और इसका अर्थ होता है सुनिश्चित करना, यह वर्ब है। एक इंश्योर IN होता है, उसका अर्थ होता है बीमा करना या कराना। हनी एक्सट्रैक्शन डजंट डैमेज द हाइव्स, और इन लोगों ने यह भी साथ में सुनिश्चित किया कि एक्सट्रैक्शन तो करना है लेकिन हनी का जो हाइव है, जो उसका चैम्बर है, उसे इंटैक्ट रखना है, उसे डैमेज नहीं करना है। दिस सस्टेनेबल हार्वेस्ट, अब यहाँ एक बात आ रही है, हर शब्द पर ध्यान देंगे, हर लाइन पर ध्यान देंगे तो आप अच्छे से बना पाएंगे। दिस सस्टेनेबल हार्वेस्ट, हार्वेस्ट क्या है? फसल जब मैच्योर हो जाता है तो उसकी कटाई होती है, उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो दिस सस्टेनेबल हार्वेस्ट यानी यह जो परिपक्वता के बाद एक्सट्रैक्शन हो रहा है, यह तरीका सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल इज एन एडजेक्टिव, जितने शब्दों के अंत में एबल लगा हो वे एडजेक्टिव होते हैं। बना किससे? तो सस्टेन वर्ब से। सस्टेन मीन्स होता है कायम रखना, बनाए रखना, यानी फसल परिपक्व हुआ उसे काट लो लेकिन स्रोत को बरकरार रखो, स्रोत खत्म न हो जाए, तो उसे हम सस्टेनेबल कहेंगे। दिस
सस्टेनेबल हार्वेस्ट इंश्योर्ड दैट द बीज वर नॉट डिस्ट्रॉयड। उन लोगों ने इंश्योर किया, सुनिश्चित किया कि बीज डिस्ट्रॉय ना हो जाएं। बी ही जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर आगे कहां से, तो बीज जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। एंड द कलेक्टर्स रीट्राइड देयर लिवलीहुड, और ताकि जब वो बचे रहेंगे बीज तो ये अपने लिवलीहुड को, इनकी आजीविका फिर से ट्राई होती रहेगी, बार बार उसे मधु निकालते रहेंगे। लिवलीहुड आजीविका, आजीविका के लिए दूसरा शब्द आप कॉलिंग का यूज कर सकते हैं। कॉलिंग, ऐसे तो ऑक्यूपेशन मतलब ही आजीविका होता है, लेकिन लिवलीहुड के लिए एग्जैक्ट वर्ड कॉलिंग होगा। फॉर द बायोलॉजिस्ट द बीज बिलोंग टू द विल्डरनेस। फॉर द बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट होने के नाते, फॉर द बायोलॉजिस्ट, बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, दोनों का अर्थ होगा बायोलॉजिस्ट होने के नाते। अब स्पष्ट हो गया कि लेखक क्या थे, तो लेखक जो इसके थे वो बायोलॉजिस्ट थे। बीज बिलोंग टू द विल्डरनेस, विल्डरनेस उस चीज को कहते हैं जो ह्यूमन एक्सेस से परे हो, जिस पर किसी खास का अधिकार न हो। यानी बीज जो है वो विल्डरनेस की चीज है, वो किसी की संपत्ति नहीं है, किसी का अपना कोई पर्सनल जो है उसके ऊपर पोजेशन नहीं है, ये तो सबकी चीज है, प्रकृति की चीज है, विल्डरनेस है। यानी एक प्रश्न का हमें आंसर मिला अभी तक। अब वो प्रश्न जो था, द राइटर ऑफ दिस आर्टिकल इज अ बायोलॉजिस्ट होगा, फोटोग्राफर नहीं थे, हनी कलेक्टर वो नहीं थे, बी कीपर भी वो नहीं थे, वो क्या थे, बायोलॉजिस्ट थे। एक प्रश्न का आंसर अभी तक मिला। आते हैं लास्ट पैराग्राफ में। इन बिटवीन द वाटर टॉवर एंड द फॉरेस्ट लाई आर गार्डन्स। इन बिटवीन द वाटर टावर, वाटर का जो टावर था जिसे जायंट कहा गया, और फॉरेस्ट, फॉरेस्ट और वाटर टावर के बीच में हमारे बगीचे थे। एंड फ्रूट और कार्ड्स थे। अब देखिए, प्रायः और कार्ड मीन्स भी लोग बगीचा ही समझ जाते हैं, और डिक्शनरीज में गार्डन का सिनोनिम और कार्ड ही दिया जाता है, दिया हुआ है, आप चेक करके देख सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। और कार्ड सिर्फ फ्रूट के लिए, वह बगीचा जिसमें सिर्फ फल के पौधे लगे हों, चाहे डिफरेंट फल के हों या सेम फल के पौधे लगे हुए हों, उसे आप और कार्ड कहेंगे। और गार्डन में हर तरह के पौधे होते हैं, फल के भी होंगे और अन्य बहुत सारी वनस्पतियां भी होंगी, बहुत तरह के पेड़ भी होंगे। जो केवल छाया देने वाले हैं वो भी पेड़ गार्डन में लगेंगे, लेकिन और कार्ड में वही पेड़ लगेंगे जो फल दें। इसीलिए फल की जहां तक बात हो वहां आप और कार्ड का यूज करें, जनरल बगीचे की बात हो तो आप गार्डन का यूज करें। तो इन बिटवीन द वाटर टावर एंड द फॉरेस्ट, वाटर टावर और फॉरेस्ट के बीच में हमारे बगीचे थे, हमारे फल के बाग थे। हियर बोथ ह्यूमंस एंड बीज मीट मोर इंटीमेटली, यहाँ मिलते हैं, प्रेजेंट में है, मैं पास्ट में बोल दे रहा हूँ, सॉरी, प्रेजेंट में कहा जा रहा है। यहाँ ये जो जगह है और कार्ड, फ्रूट और कार्ड और गार्डन, यह एक मीटिंग प्लेस है, किसका, ह्यूमंस का और बीज का। ह्यूमंस और बीज का यह मीटिंग प्लेस है, ये यहाँ मिलते हैं। मोर इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स होगा घनिष्ठता पूर्वक, यह एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये भी मैंने जैसा कि आपको कहा सिखा दूंगा, बहुत इजी है। देखिए, किसी भी एडजेक्टिव के अंत में एल वाई हो तो उसे आप एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। जैसे प्रॉपर से प्रॉपरली होगा, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल्ली होगा, क्लेवर से क्लेवरली होगा, क्लीन से क्लीनली होगा, क्लियर से क्लियरली होगा। लेकिन नाउन के अंत में एल वाई दिया हो तो उसे कहेंगे एडजेक्टिव। जैसे कॉस्ट से कॉस्टली होगा, लव से लवली होगा, टाइम से टाइमली होगा, फ्रेंड से फ्रेंडली होगा। ये नाउन से बन रहे हैं, इसलिए इन्हें एडजेक्टिव कहेंगे। और जो एडजेक्टिव में एल वाई लगा करके बने उन्हें एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। तो हियर इंटीमेटली, घनिष्ठता पूर्वक, बड़ी घनिष्ठ संबंध इन लोगों के बीच हुआ करता है। हियर आवर रिलेशनशिप विथ बीज इज गिव एंड टेक, हमारा रिश्ता जो यहाँ बीज के साथ है वह गिव और टेक का है। गिव और टेक का रिश्ता मतलब अन्योन्याश्रय संबंध, लेना देना मतलब अन्योन्याश्रय, दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। यहाँ दे कैसे, कैसे ह्यूमन बीइंग और बी एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, कैसे, तो यहाँ एक्सप्लेन किया गया। दे पॉलिनेट आवर फ्लावर, हमारे जो फल होते, सॉरी फूल होते हैं, उनके पराग को ये सींचते हैं, यानी उसमें बीज छोड़ने का काम करते हैं। पॉलिनेशन जो है यह एक प्रक्रिया है जिसमें बीज को सींचा जाता है। तो ये जो बी होते हैं, बी
वे पॉलिनेट करते हैं फ्लावर को एंड हेल्प आवर फ्रूट ट्रीज टू गेट लैडन विथ फ्रूट। और इस तरह से इनके द्वारा जब पॉलिनेशन की पद्धति की प्रक्रिया पूरी होती है तो हमारे जो फ्रूट के ट्रीज होते हैं वो लद जाते हैं किससे? फ्रूट से, फल से। आइए अब बनाते हैं पैसेज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2, द टॉपिक डिस्कस्ड हियर। जिस टॉपिक की यहाँ चर्चा की गई, किसकी चर्चा की गई? चर्चा की गई हनी एक्सट्रैक्शन की, हनी निकालने की और हनी से संबंधित बातों की। तो फियर ऑफ बीज, हनी से भय की। एक लाइन लिखा गया था कि हाँ, जब हनी कलेक्टर्स आते थे तो बच्चे डर जाते थे, भागते थे, अपनी बालकनी में से देखते थे और इनकी जय जयकार करते थे, इनकी काफी प्रशंसा करते थे। हनी एक्सट्रैक्शन जो है इस पैसेज का थीम है और इसी के ऊपर सारी बातें लिखी गई है, भूमिका बनाया गया। मूल बिंदु तो हनी एक्सट्रैक्शन था, इसलिए यह टॉपिक यहां डिस्कस किया गया। 2 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग स्टेटमेंट का स्टडी करें। आप बताएं जो प्रश्न पूछे गए हैं कि हनी कलेक्टर्स चीटेड द रेजिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी। यस, हनी कलेक्टर ने चीट किया। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा पैसेज में दिया हुआ है कि वे बुला करके लाए कि भाई ये बी जो है ज्यादा परेशान करते हैं, मिनेसिंग है, ये हमें परेशान करते हैं, इनसे खतरा है हमें, इन्हें डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन ये कुछ को डिस्ट्रॉय कर दिए, बाकी को छोड़ दिए, यानी अपनी लिवलीहुड को बरकरार रखे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने वहां के रेजिडेंट्स को चीट किया। इसलिए यह बात सही है। क्यों? क्योंकि रॉन्ग 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 पूछा जा रहा है, राइट राइट पूछा जा रहा है, तो आप पहले रॉन्ग राइट डिसाइड तो कर लें। सेफ्टी ऑफ द कॉलोनी रेजिडेंट्स वाज कंप्लीटली इंश्योर्ड, पूर्णतः इंश्योर कर दिया गया। जी नहीं, पूर्णतः इंश्योर तब किया जाता जब जितने हाइव्स थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हनी कलेक्टर। सबको उन लोगों ने डिस्ट्रॉय नहीं किया, इसलिए यह रॉन्ग है। हेलिंग दी हनी कलेक्टर्स बाय द रेजिडेंट्स वाज मिसप्लेस्ड, गलत। रेजिडेंट्स जो थे वो हनी कलेक्टर्स को हेल नहीं करते थे, सिर्फ बच्चे हेल करते थे, सिर्फ बच्चे, इसलिए यह भी रॉन्ग है। यानी आपका आंसर होगा कौन सा? तो ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग। बी इज राइट एंड ए इज रॉन्ग। बी तो राइट है ही नहीं। बी इज राइट एंड सी इज रॉन्ग। बी तो राइट है ही नहीं। सी इज राइट एंड ए इज, अब मजबूरी में हमें आंसर ए देना पड़ेगा। ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग, सी की चर्चा ही छोड़ दिया गया तो छोड़ देंगे हम भी। और ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग, ए हमारा राइट है और बी हमारा क्या है? रॉन्ग है। तो चूंकि सी को छोड़ दिया गया और इससे बेहतर कोई है नहीं, इसलिए हम आंसर सेलेक्ट कर लेंगे 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉरेस्ट द हनी कलेक्टर्स। फॉरेस्ट में हनी कलेक्टर्स से संबंधित कौन सी बात कही गई? हेल्प पॉलिनेट द फ्लावर्स। क्या हनी कलेक्टर्स फ्लावर्स को पॉलिनेट करते थे? जी नहीं, वो तो बीज का काम है, इसलिए यह नहीं होगा। कंप्लीट करना है इस लाइन को। कैरी फ्लेमिंग टॉर्चेज टू डिस्ट्रैक्ट द बीज, ताकि बीज जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, अपने पथ से अलग हो जाएं। ऐसी बात पैसेज में कहीं नहीं कही गई है, इसलिए मैं नहीं मानता इसे। डोंट हैव टू क्लाइंब द ट्रीज, कलेक्ट मोर हनी। जी हाँ, जब वो जंगल में गए तो बहुत सारे हाइव्स उन्हें मिले और वहां उन लोगों ने बहुत अधिक मात्रा में मधु को कलेक्ट किया, इसलिए आंसर 4 का डी होगा। 5 में स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वाला होगा कठिन। कहा जा रहा है द ट्रीज आर ट्रीटेड एज मीनेस इन द सिटीज। हाँ, ये बात कही गई थी कि सिटीज में जो है ट्रीज जो होते हैं वो मीनेस होते हैं, उन्हें उनसे कुछ भय इत्यादि जैसा प्रतीत होता है। मैन डिराइव्स ए डबल बेनिफिट फ्रॉम द बीज। जी हाँ, मनुष्य को दोहरा फायदा होता है। किस फायदे की बात की गई? तो आपने लास्ट लाइन में देखा था, अंतिम पैराग्राफ में आपने देखा था कि बीज से दोहरा फायदा। एक तो वहां से हमें मधु की प्राप्ति होती है, दूसरा वे हमारे फल के पेड़ को में फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं और तब बड़े बड़े फल हमें प्राप्त हो जाते हैं, यानी दोहरा फायदा हमें होता है। तो ए भी सही है और बी भी सही है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट।
आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, ओनली एबल टू डिस्ट्रॉय अ फ्यू हाइव्स, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू डिस्ट्रॉय। अब यहां पूछा जा रहा है आपसे कि डिस्ट्रॉय का अपोजिट बताओ, तो डिस्ट्रॉय मीन्स होता है बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है बर्बाद करना, डैमेज कर देना, रूइन कर देना, स्पॉइल कर देना, रूइन करना, स्पॉइल करना, डैमेज करना, इसका सिनोनिम होगा। इसका एंटोनिम क्या होगा? बिल्ड कर देना, मेक कर देना, क्रिएट कर देना, बनाना, सृजन करना। इसलिए अब इसमें से देखिए कौन ऑप्शन में है, बिल्ड है, ये होगा। एंजॉय आनंद लेना, इन लार्ज बड़ा कर देना। इन किसी भी शब्द के शुरू में या लास्ट में हो तो वह वर्ब बन जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। किसी भी शब्द के शुरू में en हो या लास्ट में en हो तो निश्चित तौर पर वह वर्ब होगा। ऑक्युपाई मीन्स होता है व्यस्त होना, ऑक्युपाई मीन्स धारण करना, जगह ले लेना। जैसे कमरे में कोई सामान आप रख दिए तो उतने जगह को वह सामान ऑक्युपाई कर लिया। दो अर्थों में प्रयोग होता है, व्यस्त होना ऑक्युपाई, और ऑक्युपाई मीन्स जगह ले लेना। आंसर 6 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एंड स्माउल्डरिंग टॉर्चेज, स्माउल्डरिंग टॉर्चेज, द वर्ड स्माउल्डरिंग हियर मीन्स टेस्ट किया जा रहा है कि बताओ स्माउल्डरिंग टॉर्चेज जो कहा जा रहा है इसका मीनिंग क्या होगा। स्माउल्डर मीन्स होता है सुलगना, तो स्माउल्डरिंग का अर्थ हो जाएगा सुलगता हुआ। इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे क्योंकि यह टॉर्च की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। स्माउल्डरिंग टॉर्चेज, ग्लोइंग, ग्लो मीन्स चमकना, दमकना, चेहरे की चमक दमक के लिए हम ग्लो का प्रयोग करते हैं। बर्निंग होगा क्योंकि सुलगना से संबंध कौन रखता है, बर्निंग। ब्राइट उज्जवल, शाइनिंग चमक वाला, लेकिन यहां तो जलने जैसा सेंस है और जलने जैसा सेंस के लिए वर्ड क्या होगा, बर्निंग। इसलिए 7 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, दिस सस्टेनेबल हार्वेस्ट इंश्योर दैट, पैराग्राफ में मिला था, मैंने समझाया था कि सस्टेनेबल हार्वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि सोर्स को बनाए रखना। तो दिस सस्टेनेबल हार्वेस्ट इंश्योर दैट द बीज वर नॉट डिस्ट्रॉयड, बीज को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। द अंडरलाइंड क्लॉज इज, अब ये जो क्लॉज अंडरलाइंड है, अब इसके लिए तो आपको क्लॉज पढ़ना होगा। क्लॉज दो तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्लॉज डिपेंड नहीं करता है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज होता है। नाउन क्लॉज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। बहुत सारी बातें हैं, इसके लिए क्लॉज पर एक वीडियो बना करके बताना होगा, और हो सकता है मैं एक वीडियो बना करके क्लॉज बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दूं, ताकि इस पर आने वाले प्रश्न को आप बिजली बना ले। जल्दी ही मैं वीडियो बना दूंगा इस पर, ऐसे शॉर्टकट में समझाने से नहीं होगा। एक टेक्निक देखें, इंश्योर्ड एक प्रिंसिपल वर्ब है, और यह जो यहाँ पर दिख रहा है वह उस प्रिंसिपल वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और वह क्लॉज जो ऑब्जेक्ट का काम करे वह नाउन क्लॉज होता है। इसलिए आपका आंसर होगा बी। दोज दैट लुक्ड फूल, द अंडरलाइंड वर्ड इज ए एन, जो अंडरलाइंड वर्ड है दोज, यह यहाँ क्या है, तो दिस, दैट, दीज और दोज ये प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। जब दिस, दैट, दीज, दोज के ठीक बाद नाउन लगा हो, बहुत अच्छा तरीका, जब दिस, दैट, दीज और दोज के ठीक बाद कोई भी नाउन हो, तब हम इस दिस, दैट, दीज, दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और जब नाउन नहीं होकर के अन्य कोई भी चीज हो तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। तो इसलिए यहां जो दोज शब्द लगा हुआ है, अपने बाद दैट ले लिया जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी यह दोज शब्द एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि नाउन नहीं लिया। तो एडजेक्टिव नहीं है तो यह क्या है, तो यह प्रोनाउन है। 9 का आंसर सी। और इस तरह से फर्स्ट पैसेज मैंने एक्सप्लेन किया, यह फर्स्ट पैसेज है सीटेट एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। आप इसको लास्ट तक देखें, कमेंट करके जरूर बताएं यह कैसा रहा, और कुछ अच्छा सजेशन जरूर दें, मैं उसका वेलकम करूंगा। थैंक यू सो मच।